नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। द न्यूज लॉन्चर की बिहार स्पेशल चर्चा में आज चर्चा इस बात की कि बिहार की राजनीति में जेडीयू की चौधर की चौधराहट कौन खत्म कर रहा है। कौन जनता दल यूनाइटेड का असली चौधरी है। कौन जनता दल यूनाइटेड में नीतीश कुमार के विश्वास पात्र चौधरियों की लिस्ट में सबसे ऊपर की पायदान पर है। और जनता दल यूनाइटेड का सबसे बड़ा दलित चेहरा कौन है। क्या वो जिन्हें पहले राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया, या वो जिन्हें बाद में आज राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया है। आखिर कौन सा खेल बिहार में चल रहा है। नीतीश कुमार प्यादों को बैलेंस करने की जो कोशिश करते रहे हैं, उस बैलेंसिंग एक्ट में बच्चे को झुंझुना पकड़ाने की कोशिश हुई है, या झुंझुने को बच्चे के हाथ में पकड़ाने की कोशिश हुई है। असली खेल क्या हो रहा है बिहार में। और इन सब के बीच राजनीति में बढ़ती उम्र और उम्र बढ़ने का कोई मतलब नहीं होता इस तरह की बातों का। ये बात मीसा भारती कह रही है, लालू परिवार की सदस्य और संसद की सदस्य। तो बिहार की राजनीति क्या, जिसका एक सिरा दुबई में फिलहाल है, दूसरा सिरा पटना में है, और इन सब मामले के बीच अचानक जेपी नड्डा पटना पहुंचने वाले हैं। मुख्यमंत्री से उनकी मुलाकात की बातें भी सामने आ रही है। तो क्या जेपी नड्डा का पटना पहुंचना बिहार की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी को मिल रहे संकेतों की सार्वजनिक अभिव्यक्ति है। इन सारे मामलों पर चर्चा के लिए हम सीधे चलते हैं वरिष्ठ पत्रकार और जाने माने राजनीतिक विश्लेषक ऋषि मिश्रा जी के पास। ऋषि जी, बड़ा अजीब सा घटनाक्रम दिख रहा है। अभी आपने देखा कि जनता दल यूनाइटेड में पहले की बढ़ती उम्र में क्या क्या छोड़ देना चाहिए। उम्र बढ़ने के साथ 9 सीख उन्होंने ट्विटर के माध्यम से दी, फेसबुक के माध्यम से दी अशोक चौधरी जी ने। और वाकई बढ़ती उम्र के साथ क्या क्या छोड़ देना चाहिए। हम लोग तो चलिए अभी 30s में है, तो हम लोग के लिए बात अलग है। हम लोग अभी इन सब चीजों पर सोचने वाले नहीं है, लेकिन हम लोग 30s में है। लेकिन जो लोग 70s में है, उन लोगों को अगर इस तरह की बातें नसीहत दी गई, आक्रामक हो गए जदयू प्रवक्ता नीरज कुमार, और कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार के आसपास का असली चौधरी कौन और किसकी चौधराहट ज्यादा। इस पूरे खेल को बैलेंस करने में नीतीश कुमार ने आज एक पासा फेंका है। और चौधराहट के बीच जदयू का बड़ा दलित नेता, क्या हफ्ता 10 दिन पहले जदयू में आए श्याम रजक है, जिन्हें पहले महासचिव बनाने की चिट्ठी जारी की गई, या अशोक चौधरी है, जिन्हें आज महासचिव बनाने की चिट्ठी जारी की गई। और इन सब के बीच खबर यह भी है कि मंत्री पद भी लिया जाएगा। क्या है आप पूरे घटनाक्रम पर आपके पास लेटेस्ट इनपुट? देखिए अभिषेक जी, आपने बिल्कुल सही कहा। असल लड़ाई चौधरी बनने का है। नीतीश कुमार के बाद जेडीयू का चौधरी कौन है, यदि हरियाणा और राजस्थान के भाषा में बात करें कि यदि कोई गांव में या आसपास बहुत ही अपने आप को तेज समझता है, अपने आप को समझता है कि बहुत ही बुद्धिमत्ता वाले व्यक्ति हैं, तो हरियाणा में लोग कहते हैं, राजस्थान में लोग कहते हैं कि क्या चौधरी बन रहा है, क्या तू चौधरी है क्या। तो वही है, नीतीश कुमार के बाद जेडीयू के चौधरी कौन है। और यही चौधरी बनने के चक्कर में तमाम जो ये गुटबाजी देखने को मिल रहा है। और मैं तो ये कहूंगा, एक चौधरी ने दूसरे चौधरी का शिकार कर लिया। और ये जो तमाम पत्रकार दोनों ये चौधरी कयास लगा रहे हैं, पृष्ठभूमि से आए हैं। और हाँ बिल्कुल, मैं स्पष्ट करूंगा, नाम स्पष्ट करूंगा, तो थोड़ा दर्शकों के बीच में भी थोड़ा कंफ्यूजन बने रहने दीजिए। देखिए असल में ये है कि जो तमाम लोग ये समझ रहे होंगे कि अशोक चौधरी कल बयान जारी करते हैं, बयान जारी करने के बाद जेडीयू के ऑफिशियल स्टैंड आता है, उसके बाद नीतीश कुमार आनंद फानन में उनको मुख्यमंत्री आवास बुलाते हैं, और कल हो क्या नहीं आज महासचिव का लेटर जारी होता है। आप समझ जाइए नीतीश कुमार ने मुहर लगा दिया है। जो 5 अक्टूबर को जेडीयू कार्यकारिणी की बैठक हो रही है, उससे पहले अशोक चौधरी को कैबिनेट से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। जेडीयू के महासचिव
का लेटर, यानी अशोक चौधरी को जेडीयू का राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया है। और जैसे ही ये भनक मुझे लगा, मैंने एक जेडीयू के बड़े नेता को कहा कि अशोक चौधरी को कैबिनेट से नीतीश कुमार ने एक तरह से रुखसत कर दिया है कि इनको अब कैबिनेट से बाहर कर दिया जाएगा। और ऐसे आप जेडीयू के परिपाटी को भी देखेंगे तो जितने भी महासचिव हुए हैं, जिनको संगठन में बड़ा पद दिया गया, उनको कैबिनेट में जगह नहीं दिया गया है। कोई ऐसा एग्जाम्पल हो तो आप मुझे बता सकते हैं। जी, दूसरी बात, मैंने वही देखा ऋषि जी, आपको मैं बता दूं, मुझे पता नहीं, अभी मैं आधे घंटे पहले देख रहा था अशोक चौधरी के ट्विटर हैंडल को। वो काफी एक्टिव नेता है, और अभी भी मैं अपने दर्शकों के सामने ही से ओपन कर रहा हूं, और इनके ट्विटर हैंडल को मैं ओपन करके देखने की कोशिश कर रहा हूं कि क्या इन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष को महासचिव बनाए जाने के लिए बधाई दी या नहीं दी है। अशोक चौधरी ने अब तक राष्ट्रीय महासचिव बनाए जाने के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष का आभार नहीं जताया है। इसको कैसे आप देख रहे हैं? वाकई इस बात में कि डिमोशन हुआ है, इससे तो इस संभावना को बल मिलता है। अरे आप समझ लीजिए और लिख लीजिए कहीं, अशोक चौधरी 5 अक्टूबर से पहले कैबिनेट से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा अशोक चौधरी को। जेडीयू में महासचिव पद देने का अर्थ यह है कि नीतीश कुमार ने अशोक चौधरी को अपने कैबिनेट से रुखसत कर दिया है, यानी कैबिनेट से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। नीतीश कुमार के विरुद्ध आप बोलेंगे, उम्र का हवाला देंगे, एक नैरेटिव बनाएंगे जो विपक्ष का नैरेटिव है, और जो विपक्ष के साथ साथ मेरे शब्दों पे ध्यान दीजिएगा, विपक्ष के साथ साथ जो साथ में भी हैं वो भी इनडायरेक्ट रूप से पर्दे के पीछे नैरेटिव बना रहे हैं। नीतीश कुमार पे उम्र का प्रभाव दिख रहा है, नीतीश कुमार स्वस्थ नहीं है। तो जो विपक्ष और साथ में रहते हुए जो नीतीश कुमार के पीठ में छुरा भोंकने का जो व्यक्ति काम कर रहा है, जो पार्टी कर रहा है, नाम नहीं लूंगा मैं, उसका भाषा बोलिएगा। अच्छा, एक चीज बताइए, ऐसे नीतीश कुमार तो कोई मतलब छोटे मोटे नेता नहीं है कि आपसे झगड़ा हुआ आज निकाल दिए। एक पृष्ठभूमि तैयार की जाती है। मैं आऊंगा। देखिए ये नीरज सिंह, जैसे ही अशोक चौधरी कुछ करते हैं, बोलते हैं, या कुछ डेवलपमेंट होता है अशोक चौधरी के साइड से, सबसे अधिक एग्रेसिव कौन होता है? नीरज कुमार, पूर्व मंत्री, जो जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता हैं। अब क्यों हैं? आप तो कहेंगे नीरज तो ललन बाबू का आदमी है। नहीं, नीतीश कुमार के आदमी है, मेरी जो जानकारी है। नहीं, नीतीश कुमार के आदमी तो सब हैं। अशोक चौधरी भी तो कहते हैं हमारे मानस पिता हैं, अशोक चौधरी कहते हैं कि मानस पिता नहीं है। नीरज कुमार की जो वफादारी है इन दिनों उन्होंने बदल दी है। ललन सिंह के निकटतम में से नहीं है, अब वो विजय चौधरी के निकटतम है, अब वो संजय झा के निकटतम है। और विजय चौधरी संजय झा किसको पसंद नहीं करते हैं? अशोक चौधरी को। विजय झा, संजय झा और विजय चौधरी किनको पसंद नहीं करते हैं? ललन सिंह। आप देखिए ना, अशोक चौधरी बोलते हैं और कुछ सेकंडों के बाद, मैं मिनट भी नहीं कर सकता, कुछ सेकंडों के बाद नीरज कुमार का रिएक्शन आ जाता है। और जो दूसरे चौधरी हैं वो विजय चौधरी हैं। विजय चौधरी ने अशोक चौधरी का एक तरह से फील्डिंग लगा रखा था, और मुझे लगता है कल उन्होंने स्वीकार भी कर लिया। लेकिन ऋषि जी, बिहार की राजनीति में अजीब विरोधाभास देख रहे हैं। मैं एक एक पॉइंट बता रहा हूं, आप समझ जाइए। विजय चौधरी कैसे स्वीकार किए? पहले विजय चौधरी ये समझाने में सफल रहे नीतीश कुमार को कि महसा हजारी पे आप कार्रवाई कीजिएगा, गलत मैसेज जाएगा। गलत मैसेज इसलिए जाएगा कि भाई ठीक है, महसा हजारी ने आपको कॉन्फिडेंस में नहीं लिया, अपने पुत्र को एक अपोजिशन अलायंस से चुनाव लड़ाया, तो जिस व्यक्ति के कारण आप इस व्यक्ति को सजा देंगे, उस व्यक्ति ने भी तो आपको कॉन्फिडेंस में नहीं लिया, उस व्यक्ति से हाथ मिला लिया जो आपके घोर विरोधी रहे। और आज 43-40 की जो संख्या है उस पार्टी के कारण है, और उस पार्टी से अशोक चौधरी ने हाथ मिला लिया अपने एक बेटी के टिकट के लिए, और आपको कॉन्फिडेंस में नहीं लिया। जिस महसर हजारी को हटाने के लिए अशोक चौधरी यही चोटी लगा रहे थे, इसलिए तो कह रहे थे कल
कि बार बार कहने के बाद बुजुर्ग नहीं माने तो उनको नहीं समझाना चाहिए। यही तो अशोक चौधरी समझा रहे थे, यही तो अशोक चौधरी समझा रहे थे नीतीश कुमार को कि मैसा हजारी को हटा दी। तो समझा रहे तो देखिए उनको फिर चिकन नंबर वन, बिरयानी की जगह बतासा आज मिल गया। नंबर चिकन वन, बिरयानी वाला प्लेट हटाने के पहले बतासा दे दिया गया आज। नंबर वन। नंबर दो, अशोक चौधरी अपने आप को दलितों का सबसे बड़ा नेता मान रहे थे जेडीयू में जी। आपने देखा लोकसभा चुनाव से पहले वो पूरे बिहार के यात्रा में थे, पूरे बिहार के दलितों को वो मतलब इकट्ठा कर रहे थे, एक माहौल बना रहे थे और अपने आप को ये साबित कर रहे थे कि जेडीयू में सबसे बड़ा कोई प्रासंगिक दलित का नेता है तो वो अशोक चौधरी है जी। अब विजय चौधरी ने क्या किया? विजय चौधरी ने श्याम रजक से बात किया, क्योंकि श्याम रजक राजद में साइडलाइन चल रहे थे। विजय चौधरी ने श्याम रजक से बात की और श्याम रजक ने जब सहमति दिया तो फिर उन्होंने नीतीश कुमार से बात की और श्याम रजक का जेडीयू में जो एंट्री हुई है उसमें विजय चौधरी का बड़ा रोल है। सिर्फ एंट्री ही नहीं कराई, राष्ट्रीय महासचिव बना दिया जी, ताकि अशोक चौधरी के कद के बराबर लाया जाए। आपको याद होगा अशोक चौधरी को नीतीश कुमार इतना ही मानते थे, आप समझ सकते हैं कि जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पे यदि ललन सिंह हो और जेडीयू में नीतीश कुमार के बाद कोई ऐसा नेता है जो ललन सिंह से बहस कर ले, वो भी जेडीयू पार्टी कार्यालय में ललन सिंह ने जो फरमान जारी कर दिया उस फरमान को मानने से इनकार कर दे, बहस में कहे कि आप कौन होते हैं मुझे रोकने वाला कहीं जाने से, मैं नीतीश कुमार के आशीर्वाद और उनसे पूछ के जाता हूं, है कोई ऐसी व्यक्ति न जेडीयू में नीतीश कुमार के बाद जो ललन सिंह को चैलेंज करे? तब जब वो व्यक्ति पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हो। क्योंकि देखिए आप अभिषेक जी हमसे बेहतर समझते हैं बिहार को, नीतीश कुमार का हमेशा एक फार्मूला रहा है कि यदि अशोक चौधरी को आगे बढ़ा रहे हैं तो ललन सिंह को भी, उसके घोर विरोधी को भी उतना ही तेजी से आगे बढ़ाते हैं। यदि संजय झा को आगे बढ़ा रहे हैं तो ललन सिंह को भी फ्री हैंड दे देते हैं कि भैया आप भी मोदी दरबार में अपनी प्रासंगिकता बढ़ा लो, ताकि फ्यूचर में ये दोनों आपस में प्लस माइनस करते रहे, नीतीश कुमार को नुकसान पहुंचाने से पहले अपने में नूरा कुश्ती करते रहे। ऋषि जी इसमें तो आप ये भी कह सकते हैं ना कि दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है। एक जमाने में आरसीपी सिंह को दिल्ली में फ्री हैंड दे दिए थे तो एक अलग ही नजारा देखने को मिला था। तो भाई आदमी गलती से ही तो सीखता है। नहीं आप गलती से ही तो सीखते हैं। आप संजय झा को ही फ्री हैंड दे दीजिएगा तो संजय झा को क्रॉस चेक करने के लिए ललन सिंह चाहिए ना, या ललन सिंह को ही फ्री हैंड दे दीजिएगा। मुझे किसी ने बताया कि ललन सिंह को चेक एंड बैलेंस करने के लिए संजय झा को बिठाया गया और इन दोनों को चेक एंड बैलेंस करने के लिए एक इंफॉर्मेशन के लिए दिल्ली में एक जनसंपर्क विभाग, नीतीश कुमार का जनसंपर्क विभाग आफाक अहमद खान खोलकर बैठ गया है। मैं यही कह रहा हूँ, देखिए आफाक खान जो है दिल्ली में बैठे नीतीश पत्रकार भी है जो नीतीश कुमार आफाक भाई जो है ना नीतीश कुमार के रॉ हैं दिल्ली के। वो गुपचुप तरीके से खबर पहुंचा देते हैं वहां। चलिए आगे, मैं ये कह रहा हूँ कि चौधरी का शिकार कर लिया। पहले तो फील्डिंग लगाया, फील्डिंग लगाने के बाद शिकार कर लिया और अशोक चौधरी भी धैर्य खो बैठे। जैसे कभी कभी मैं अपना पर्सनल अनुभव बता रहा हूँ कि कभी कभी हम लोग भी बचपना में धैर्य खो देते हैं, कुछ अंडबंड कुछ बोल गए, वही कल अंडबंड बोल गए हो। अंडबंड बोल गए तो विजय चौधरी तो चाह ही रहे थे। और विजय चौधरी किस जाति से आते हैं, जाति पाति में मैं विश्वास नहीं करता हूँ, लेकिन किस जाति से आते हैं आप जानते हैं, कितना खोपड़ी होता हूँ उस जाति के व्यक्ति को। सेट तो कर दिए। उस पर हमारी कोई टिप्पणी नहीं है। हम दरअसल ऋषि जी ये हमें समझ में नहीं आ रहा है, बिहार की राजनीति इस दिलचस्प मोड़ पे जाती जा रही है। ये तो लग रहा है कि इस तरह का मतलब ये क्या कहें, एक लग रहा है कि जैसे कोई सस्पेंस मूवी देख रहा है, कोई थ्रिलर देख रहा है। अब इसमें आप देखिए आरसीपी टैक्स खूब चिल्लाती थी राष्ट्रीय जनता दल और आरसीपी सिंह अब तेजस्वी यादव के पक्ष में बयान दे रहे हैं।
अब इसी तरह से आप देखिए मीसा भारती नीतीश कुमार को डिफेंड करती हुई नजर आती है अपने स्टेटमेंट से। स्टेटमेंट तो नीतीश कुमार के बचाव में लग रहा है। ये चल क्या रहा है बिहार की राजनीति में कि कौन किसके साथ मिला हुआ है। उधर अशोक चौधरी का बयान तंज कहीं पर है, और मोटे तौर पर हमें दिख रहा है कि ऊपरी गठबंधन भाजपा और राजद का, सॉरी भाजपा और जदयू का, कम से कम जिस वक्त तक हम वीडियो हमारा ये रिकॉर्ड कर रहे हैं उस वक्त तक ये ऊपरी गठबंधन बरकरार है। आगे का तो हम नहीं जानते हैं। कोई भविष्य नाम बेजान दारू वाला है। देखिए एक खबर आपको और बता दूं, एक खबर और बता दूं दर्शकों को। अंदर कुछ और गठबंधन, बाहर मैं उस पर भी आ रहा हूँ। देखिए मीसा भारती का जो बयान है, और मीसा भारती बहुत ही सूझबूझ वाली नेत्री है। हालांकि उनको अभी अपना मतलब टैलेंट दिखाने का मौका नहीं मिला है। कई बार सांसद रही हैं, विधायक तो नहीं रही है, राज्यसभा सांसद रही है, लोकसभा में, लेकिन बहुत सूझबूझ वाली नेत्री है। और मैं शुरू से कह रहा हूं कि राजद में यदि डीपली आप एनालिसिस कीजिए तो 2 लेयर 3 लेयर हैं। 3 लेयर में एक तो पहले पिता है, तो मतलब पिता है वो सर्वे सर्वा है। पिता के बाद की जो पीढ़ी है उसमें 2 लेयर हैं, एक मीसा भारती का है और एक तेजस्वी यादव का। तो मीसा भारती भी नीतीश कुमार के नजर में अपनी प्रासंगिकता मजबूत करना चाहते हैं। यदि नीतीश कुमार से बातचीत करने का अवसर आए, यदि दरवाजा खुले, तो उसमें मीसा भारती भी हो। यानी जेडीयू आरजेडी का कोई एक इक्वेशन बनता है, केमिस्ट्री बनता है, तो उसमें तेजस्वी यादव के अलावा कोई प्लेयर हो बातचीत करने का, तो उसमें मीसा भारती हो। अब देखिए रोहिणी आचार्य का बयान देख लीजिए, कल का बयान देखिए, नीतीश कुमार के विरुद्ध में उनका बयान आया, लेकिन रोहिणी आचार्य का एक सधा हुआ बयान आया है। रोहिणी आचार्य का वह फुटेज भी देखिए, जब तेज प्रताप किसी एक नेता को धक्का दे देते हैं, तो ये मीसा भारती एक समझदार नेत्री की तरह भाई को ही समझाते हैं, भाई को रोकते हैं। तो देखिए तेजस्वी यादव के बाद यदि कोई समझदार नेता है राजद में, यदि राजद फैमिली में, तो वो है मीसा भारती। तो ये बयान ऐसे ही नहीं है। एक तो राजद का स्टैंड भी है, उनके पिता का भी स्टैंड है कि नीतीश कुमार के विरुद्ध ऐसा ना कहा जाए, ताकि यदि भविष्य में कोई गठबंधन का एक अवसर आता है तो ऐसा बयान दे जिससे नीतीश कुमार को कहीं ना कहीं मतलब पर्सनली चोट पहुंचे। अच्छा ऋषि जी, हमको बताइए, एक बात बताइए, उद्धव ठाकरे के विधायक को लेके चले गए शिंदे, वो भाजपा के साथ गलबहिया करने चले गए, कहां सुप्रीम कोर्ट तक अभी भी लड़ रहे हैं उद्धव ठाकरे। जल्दी सुनवाई कर विधायक खत्म कराइए उनकी सदस्यता। कहां लंबी लड़ाई, संविधान पीठ बैठवा दी। तेजस्वी यादव के विधायकों को लेकर के वो नीतीश कुमार के साथ उनके 3 विधायक चले गए। राजद सोई हुई है एकदम आराम से, कोई फर्क नहीं पड़ता उनकी विधायकी क्यों खत्म कराई जाए। सदन के अंदर तेजस्वी यादव ने कहा था, चेतन हमारा छोटा भाई है, जब भी उसको जरूरत पड़ेगी बगल में उसका भाई खड़ा मिलेगा। इस ढंग का भाषण जो है विधानसभा में दे रहे थे। ये क्या है, ये समझ में नहीं आ रहा है कि बिहार की राजनीति में मतलब एक पालकी है, जिस पालकी का नाम है जदयू, उस पालकी में नीतीश कुमार बैठे हैं, और उस पालकी को ढोने के लिए 2 राजनीतिक कहार, मैं स्पष्ट कर दूं कि मैं कहार शब्द का इस्तेमाल कर किसी जाति विशेष को नहीं इंगित कर रहा, बल्कि एक पेशे को, पालकी उठाने के पेशे को आम बोलचाल की भाषा में कहते हैं कहार, जो पालकी ढोते हैं। तो सवाल यह है कि 2 राजनीतिक कहार वहां पर है जो आपस में बेचैन है, हम पालकी ढोएंगे तो हम पालकी ढोएंगे। एक तरफ राजद, दूसरी तरफ भाजपा। तो इस पालकी में ऐसी खासियत क्या है कि ढोने के लिए दोनों तैयार हैं? देखिए सत्ता में रहना है तो एक ब्लॉक को तो साथ में रखना ही होगा ना। तो अपनी पालकी क्यों नहीं बना लेते ये लोग? अपनी पालकी इसलिए नहीं बना पाते हैं कि एक जमाने में लालू यादव गरीबों के नेता थे, पालकी बनाने वाले मिस्त्री को भी पालकी में बिठा लिए है क्या? नहीं, देखिए अब सामाजिक आधार आपका सिकुड़ता जा रहा है। जिन चीजों की जरूरत होती है पालकी बनाने के लिए, उसको यदि राजनीतिक भाषा में कहें तो सामाजिक आधार आपका सिकुड़ता जा रहा है। आप एमवाई समीकरण के नेता हैं, आप एमवाई में कुछ एडिशनल नहीं जोड़ पा रहे हैं। तो नीतीश कुमार चाहे बीजेपी हो या राजद हो, नीतीश कुमार इन दोनों की जरूरत है। तो ये समझ लीजिए। और देखिए एक बात तो मानना होगा, तेजस्वी हो या मीसा भारती हो या लालू यादव, तेज प्रताप को यदि छोड़ दे तो ये लोग जो है कभी भी बयान नीतीश कुमार के विरुद्ध दिए हैं तो सदे हुए बयान दिए। ऐसा नहीं है कि अंड बंड कुछ भी बोल गए या अनपार्लियामेंट्री सब कुछ यूज कर लिए।
हमला भी बोला है तो चाचा श्री करके ही उन्होंने हमला बोला, चाचा जी करके ही हमला बोला। तो ये अच्छी बात है, राजनीति में सूचिता होनी चाहिए, राजनीति में मतांतर। ये भी तो अच्छी बात है ऋषि जी, ये भी तो अच्छी बात है कि नीतीश कुमार से कभी भूपेंद्र यादव बात करने से कतराते थे, इस तरह की खबर आती थी कि नीतीश भैया कुमार तो आप नहीं आते थे। आज सिर्फ नीतीश कुमार छींक दे तो जेपी नड्डा पटना पहुंच जा रहे हैं। अब ये मैं तो कल ही कहा कि ये तो देखिए पूरे एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, मैं बता दूं आप, पूरे एनडीए में ठीक नहीं चल रहा है। कल परसों अमित शाह नागपुर गए हैं। चर्चा ये है कि संघ महाराष्ट्र चुनाव के बाद संजय जोशी को भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाना चाहती है। संजय जोशी के नाम को आगे बढ़ा दिया है, और संजय जोशी का नाम जैसे ही आगे बढ़ा है, ये दोनों जो भाई हैं अमित शाह नरेंद्र मोदी, दोनों में खलबली मच गई है। अब संघ का एजेंडा क्या है? संघ एक होता है ना, गांव घर में क्या कहते हैं, बिठुआ काट लेना, तो बिठुआ काटना चाहते हैं या गंभीरता पूर्वक संजय जोशी के नाम को आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो खलबली अमित शाह नरेंद्र मोदी कैंप में है। संजय जोशी का जैसे ही राजनीतिक गलियारों में एक चर्चा चला है कि संघ उनके नाम को आगे बढ़ाना चाहते हैं। सुन तो लीजिए, मैं पूरे गंभीरता से कह रहा हूँ, आप इसको क्रॉस चेक कर लीजिएगा। संघ में कोई आपके आदमी हो तो आप जरूर आप इसको क्रॉस चेक कीजिएगा। अमित शाह, अच्छा आप सुन तो लीजिए, आप ये बताइए, अमित शाह न महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष है, न अमित शाह न महाराष्ट्र के प्रभारी हैं, न वो महाराष्ट्र से संबंध रखते हैं, न वो नागपुर के एमपी हैं। ये कौन सा समीक्षा बैठक लेने गए हैं? ये जेपी नड्डा एक महीना अभी 10 दिन पहले आए थे, फिर 10 दिन बाद आ रहे हैं। ये कौन सा विधायकों और सांसदों का समीक्षा बैठक लेने जा रहे हैं? जहां जहां संकट है वहां ये अध्यक्ष है और ये गृह मंत्री दोनों राज्यों में समीक्षा बैठक करने जा रहे हैं, तब जब यहाँ चुनाव हो रहा है आपका। जी तो संजय जोशी, आप इसको कंफर्म कीजिएगा खबर प्लीज, मेरा आपसे रिक्वेस्ट है। ऋषि मिश्रा यूं ही कोई खबर आपके सामने लेके नहीं आता। संजय जोशी का नाम, हो सकता है कि संघ ने इनको चिढ़ाने के लिए एक सिगुफा छोड़ दिया हो, लेकिन संघ के तरफ से ही इस चीज को आगे बढ़ाया गया है कि महाराष्ट्र चुनाव के बाद जेपी नड्डा को अध्यक्ष पद से रुखसत किया जाए और संजय जोशी को पार्टी का अध्यक्ष बनाया जाए, नंबर 1। नंबर 2, जेपी नड्डा का बिहार दौरा एक माह में दूसरी बार ये रिफ्लेक्ट करती है कि गठबंधन में सब कुछ सामान्य नहीं है। अब कितना सामान्य नहीं है ये नहीं कहूंगा। तीसरा डेवलपमेंट बता दूं, 5 अक्टूबर को जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हो रही है, और जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक तब जब होती है तब बड़े भूकंप आते हैं। जब बैठक होती है राष्ट्रीय कार्यकारिणी की तब बड़े आप देख लीजिए, आप देख लीजिए। और एक बात और कह दूं, 5 अक्टूबर के बाद बिहार में जेडीयू को, यानी बिहार प्रदेश जेडीयू को नए अध्यक्ष मिलने जा रहे हैं। प्रदेश जदयू को भी नया अध्यक्ष, ग्रामीण कार्य मंत्री भी क्या नया मिलेगा बिहार को, अशोक चौधरी की जगह? हो सकता है। देखिए मैं कह रहा हूं कि 5 अक्टूबर से पहले अशोक चौधरी को यदि राष्ट्रीय महामंत्री बनाया गया है तो 5 अक्टूबर से पहले उनको मंत्रिमंडल से रुखसत किया जा सकता है। जी, जा सकता है। एक चीज बताइए, सुनिए, देखिए आपने देखा है ऋषि जी, आप तो ग्रामीण परिवेश को बहुत अच्छे से समझते हैं। छोटी मछलियों को बंसी में फंसाने के लिए वो बंसी में आटा वगैरह लगा करके तब लोग पानी में डालते हैं, देखे होंगे। आटा वगैरह लगा करके उस आटे को खाने के लिए मछलियां आती है तो बंसी को बाहर खींचा जाता है जब फंस जाती है तो। अब क्या राष्ट्रीय महासचिव का पद, क्या वो बंसी में लगा हुआ आटा है? अच्छा आप समझिए ना, आप भाई साहब समझिए, जेडीयू कोई राष्ट्रीय पार्टी तो है नहीं, महासचिव बना के इनको कहाँ का प्रभारी बनाएंगे? महाराष्ट्र में मान लीजिए एक एग्जाम्पल बोल रहे हैं, एक एग्जाम्पल दे रहे, सुन तो लीजिए। जिम्मेदारी मिल गई। जेडीयू में जैसे देश में 3 ही पद होते हैं, रीजनल पार्टी में 2 ही पद होते हैं। देश में 3 पद होते हैं, पीएम, देश में पीएम, राष्ट्रीय लेवल पे पीएम, राज्य लेवल पे सीएम और जिला लेवल पे डीएम। उसी तरह क्षेत्रीय पार्टी में 2 ही महत्वपूर्ण पद होते हैं, एक राष्ट्रीय अध्यक्ष, दूसरा प्रदेश अध्यक्ष।
बाकी सब झुंझुना है, और झुंझुना उन्हीं को दिया जाता है जिनको रुखसत किया जाता है। जी ऋषि जी, दिल्ली में एक चर्चा खूब होती है। आज भले ही गोदी मीडिया ने स्टैंडर्ड गिरा दिया पत्रकारिता का, नहीं तो आज भी लोग कहते हैं कि इस देश के लोकतंत्र ने तकरीबन 50 सालों तक वो स्थिति देखी है कि इस देश में प्रधानमंत्री के बाद दूसरे सबसे ताकतवर व्यक्ति टाइम्स ऑफ इंडिया के एडिटर इन चीफ हुआ करते थे, संपादक हुआ करते थे। सेकंड मोस्ट पावरफुल मैन इन इंडिया, ये कहा जाता था इस देश में। ये मुहावरा चलता था कि प्रधानमंत्री के बाद कोई दूसरी बड़ी ताकत है तो टाइम्स ऑफ इंडिया के एडिटर का। ये मीडिया की ताकत थी। आप पीएम सीएम डीएम की बात आप कर रहे हैं, क्रोनोलॉजी की बात, लेकिन एक चीज साफ साफ दिखाई दे रही है। मैं एक बात मैं भी जोड़ दूं, एक बात मैं भी जोड़ दूं, उसको आप पसंद कर लीजिएगा। पत्रकार भी तो वो निष्ठा ईमानदार वाले नहीं रहे ना। नहीं, अब बीएमडब्ल्यू से सुन लीजिए, सुन तो लीजिए, पहले के पत्रकार पैदल चलते थे, साइकिल से चलते थे, इवन मोटरसाइकिल से चलते होंगे बड़े बड़े पत्रकार, लेकिन आज के पत्रकार, आम पत्रकार बीएमडब्ल्यू से चलते हैं, लेकिन निष्ठा अपनी निष्ठा ईमानदारी किसी पार्टी किसी व्यक्ति के चरण में अर्पण कर देते हैं, समर्पण कर देते हैं। जी याद है ना कि जो हम लोगों के जो वरिष्ठ हैं दीपक शर्मा जी, उनके एक स्टोरी पे सलमान खुर्शीद को मंत्रिमंडल से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया था। यही तहलका वाले जो हमारे पत्रकार साहब थे, उनके स्टोरी पे एनडीए की उस समय के वाजपेयी सरकार, पूरी सरकार हिल गई थी। प्रधानमंत्री को जवाब देते देते मतलब ये पानी पीना पड़ रहा था। चित्रा सुब्रमण्यम एक हिंदू की कॉरेस्पॉन्डेंट थी, चित्रा सुब्रमण्यम, उनकी 39 दिनों तक द हिंदू अखबार में बोफोर्स की स्टोरी छपी, और उस 39 दिनों तक छपी हुई स्टोरी ने हिंदुस्तान की सियासत को बदल दिया था। तब पत्रकारिता तरुण तेजपाल तहलका वाले, हाँ नाम याद आया उनका, तरुण तेजपाल, पूरी बोफोर्स की स्टोरी चित्रा सुब्रमण्यम ने वो की थी। द हिंदू अखबार ही वो अखबार था, बाकी लोग बाद में आए थे उसमें, बोफोर्स में। सवाल ये है जी, आप तो अभिषेक जी पत्रकार तो आप छोड़ दीजिए, नॉर्मल डीएम को फोन कीजिए ना, नहीं फोन उठाएगा। अरे एक जमाना ऐसा था, आप पूछ लीजिए जिला स्तर के सब पत्रकारों की बात छोड़ दीजिए, पत्रकार बहुत बड़ी चीज हो गया इस मामले में। उस हायरार्की में पत्रकारों की असली ताकत होते हैं संवाददाता, जो जिला स्तर पर रिपोर्टर्स होते हैं। उनकी ताकत इतनी बड़ी थी कि उनके साथ जो लगता था कि ये टाइम्स ऑफ इंडिया है, ये हिंदुस्तान टाइम्स है, इसके हैं, वो डीएम और एसपी के चैम्बर में जाकर आप समझ लीजिए भाई साहब यदि माननीय, यदि बिहार के सीएमओ हम लोगों के वीडियो को देख रहे होंगे, जनरली ये होता है कि जिनके अच्छे व्यूअर हैं उनको उन प्रोग्रामों को, उन यूट्यूब चैनल को सीएमओ भी निगरानी करती है कि पत्रकारों का हमारे कार्य प्रणाली को लेकर क्या रिएक्शन है। तो मैं बता दूं, मुजफ्फरपुर डीएम को मुझे कहे हुए 3 महीने हो गए हाई मास्क लाइट के लिए। सीएमओ को मैंने लिखा, सीएमओ ने उस रिक्वेस्ट लेटर को मुजफ्फरपुर डीएम को फॉरवर्ड कर दिया गया। और हाई मास्क लाइट जो है ऋषि मिश्रा का इंडिविजुअल काम नहीं है, ये समाज का है। 15 से 20 हजार लोग इससे प्रभावित हो रहे हैं। और आज तक डीएम साहब ने एक मैसेज करना भी, काम तो छोड़ दीजिए, एक मैसेज का जवाब देना भी मुनासिब। तो ये है पत्रकारों का हाल। जी आपका कोई सवाल था? जी नहीं, मेरा सवाल दरअसल ये है ऋषि जी कि आज मैं बहुत साफगोई से आपसे जवाब चाहता हूं कि कल्पना कीजिए कि अगर नरेंद्र मोदी के पास 272 सांसद भाजपा के टिकट पर जीते होते, तो क्या एक राष्ट्रीय चैनल पर, द न्यूज लॉन्चर पर, हम ये चर्चा कर रहे होते कि जनता दल यूनाइटेड में अशोक चौधरी को मंत्री बनाया गया, अशोक चौधरी को हटाया जा रहा है, जेडीयू प्रो भाजपा लोगों को किनारे कर रही है? क्या इस चर्चा को हमारे दर्शक सुनना भी चाहते? नहीं चाहते। आखिर जनता दल यूनाइटेड की बैसाखी के बूते नीतीश कुमार सरकार, नरेंद्र मोदी सरकार टिकी है, और जो लोग भाजपा के साथ सहानुभूति रखने वाले लोग हैं उन्हें नीतीश कुमार किनारे कर रहे हैं। बिटवीन द लाइंस की खबर तो ये है। तो नीतीश कुमार, और उसमें मीसा भारती का बयान आ जाता है, उसमें लालू यादव का बयान आ गया, पटना से जब बाहर जा रहे थे, मुंबई जा रहे थे अभी वो, कि बिहार में पूछा लोग कि कब सरकार बनेगी, वहां संवाददाताओं ने पूछा, उन्होंने कहा जल्दी बनेगी हमारी सरकार। हालांकि उन्होंने मांझी को नहीं, अब एक अलग तरह, मांझी जी वाली बात छोड़ दीजिए, वो एक अलग तरह की बहस है, उस बहस में हम नहीं जाएंगे। नीतीश जी जाति गिनवा दिए तो बिहार में भारतीय जनता पार्टी का वोट बैंक बिखर गया।
अब मांझी जी चाहते हैं कि उपजाति भी गिना जाए ताकि संघ भी कहीं और 2 लेयर नीचे चला जाए मामला की, तब कोई हिंदू बचे ना, कोई हिंदू बचे ना मुसलमान बचे। गरेरिया बस वो गरेरिया को क्या जाति के चीज नीचे मिलाते हैं आप? उपजाति भी गिनवा देंगे। खैर हम्म। वो मांझी जी का काम है, वो मांझी जी करते रहे। जाति गणना नीतीश कुमार ने सोशल डिस्पैरिटी और संसाधनों पर किसका कितना अधिकार है उसको लेकर सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस कराया है, जिसका कि सिद्धांत रूप में व्यक्तिगत तौर पर मैं समर्थन करता हूं, लेकिन चलिए, आपका इसका सवाल कतई क्या है? समर्थन नहीं करता, इसका कतई समर्थन नहीं करता कि जाति जनगणना कराकर फाइल अलमारी में दाब करके बैठ जाइए। उस पर कार्रवाई भी होनी चाहिए कि जो 94 लाख गरीब परिवार अगड़ा से लेकर पिछड़ा महादलित सब में है, उसको क्या दिया आपने। खैर अंतिम सवाल जो मेरा अगला सवाल है वो यही है कि जब जेडीयू की स्थिति ये है कि हम लोग चर्चा ही इसलिए कर रहे हैं उस पर क्योंकि नरेंद्र मोदी की सरकार जिसकी बैसाखी पर टिकी है वो बैसाखी अंदर से चरमरा रही है और उसके एक खेमे में खदबदाहट है इस बात की कि क्यों ना राजनीतिक शिनाख्त बदली जाए। बहुत बदनामी हो रही है कि यही लोग टिका के रखे हैं मोदी सरकार। क्या लगता है? देखिए एक बात आप समझ लीजिए, जिस प्रकार से जम्मू कश्मीर से लेकर हरियाणा में बीजेपी का पोजीशन है, जिस प्रकार से महाराष्ट्र में इनके सिचुएशन है, जिस प्रकार से झारखंड में इनके पोजीशन कमजोर हैं बीजेपी के, वैसे हालात में यदि लगातार ये बीजेपी चुनाव राज्य चुनाव हारेगी और उस स्थिति में नीतीश कुमार यदि एनडीए से बाहर जाते हैं तो कितनी बड़ी किरकिरी होगी आप समझ सकते हैं। और नीतीश कुमार के शर्तों पे मुझे लगता है कि ये एनडीए गठबंधन बिहार में चल रही है। इसका आप पूछेंगे क्यों? तो आपने देखा गठबंधन में लोकसभा चुनाव से पहले, जब यानी गठबंधन में नीतीश कुमार या बीजेपी के आने से पहले किस प्रकार से अशोक चौधरी दम, ये क्या कहते हैं, सम्राट चौधरी दम भर रहे थे। आज सम्राट चौधरी कहाँ है? सम्राट चौधरी ने पगड़ी क्यों बांधा था? पगड़ी भी खुलवा लिए नीतीश कुमार, प्रदेश अध्यक्ष पद से भी हटा दिए। आज नाम मात्र के डिप्टी सीएम है। सम्राट चौधरी अपने आप को एक समय बिहार बीजेपी के चेहरा मानते थे। आज सम्राट चौधरी कहाँ है? उनके पैरेलल में आपने क्या कहते हैं जो प्रदेश अध्यक्ष है उनको जसपाल साहब को बैठा दिया है जी। तो बीजेपी सुन लीजिए मेरा सवाल, मैं आपके सवाल पे भी आ रहा हूँ। बीजेपी ऐसा कुछ नहीं करेगी जिससे नीतीश कुमार नाराज हो, क्योंकि ये बिहार से लेकर केंद्र के राजनीति को प्रभावित करेंगे यदि नीतीश कुमार एनडीए से बाहर जाते हैं। ऋषि जी तो मैं आ रहा हूँ आपके सवाल पे ही आ रहा हूँ। तो नरेंद्र मोदी अमित शाह ऐसा अपने तरफ से कुछ नहीं करेंगे, मैं बता देता हूँ। लेकिन यदि नीतीश कुमार को ये लगेगा कि आने वाले टाइम में जो उनके सामाजिक आधार हैं, चाहे वो जातीय जनगणना का मामला हो, रिजर्वेशन का मामला हो, चाहे वक्फ बोर्ड जैसे मामले हो, उसको लेकर यदि बीजेपी का स्टैंड कुछ अलग होगा, देखते हैं आप। कई इनके मंत्री हैं, कई इनके केंद्र में मंत्री हैं, उजुल बुजुल बयान देते रहते हैं हिंदू मुस्लिम को लेकर। कभी कहते हैं कि इस जिले का नाम बदल दीजिए, इस स्टेशन का नाम बदल दीजिए। और खासकर बिहार में जब तक नीतीश कुमार गठबंधन में है, ये स्टोरी तो चलेगा नहीं कि आप जिले का नाम बदल दीजिए, स्टेशन का नाम बदल दीजिए। जिस प्रकार से गिरिराज सिंह का स्टैंड होता है, जिस प्रकार से कई अन्य 2-3 ऐसे मंत्री उनका स्टैंड होता है, वो तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का इतिहास पढ़ने वाले लोग हैं। नीतीश कुमार को यदि ऐसा लगेगा कि यदि बीजेपी के साथ रहने से उनके सामाजिक आधार को नुकसान पहुंच रहा है, और दूसरी बड़ी बात यह है सीटों को लेकर एक अंडरस्टैंडिंग नहीं बनेगी, तो नीतीश कुमार के पास ऑप्शन तो है ही। आप देख रहे हैं लालू यादव की तरफ से हमेशा ऐसे सिग्नल दिए जा रहे हैं, ऐसे संकेत दिया जा रहे हैं कि भैया थोड़ा भी मन डोले तो इधर आ जाना। और मैंने आप ही के चैनल पे कहा था, डोले की तन डोले। एयरपोर्ट पे तेजस्वी यादव ने कुछ एग्रेसिव बयान नीतीश कुमार को लेकर दिया था। जैसे ही मुख्यमंत्री राबड़ी आवास तेजस्वी यादव पहुंचते हैं, लालू यादव ने डांट लगाई तेजस्वी यादव को कि ये बयान देने की क्या जरूरत थी आपको। ऋषि जी ये बताइए, आपने कहा कि जैसे ही मन डोले इधर आ जाना, तो मन डोले की तन डोले? मन डोलने से तो कोई नहीं जाएगा केवल। जब मन डोलेगा तो तन डोलेगा, तन डोलेगा तो तब तो अन्य मार्ग से निकल के राबड़ी आवास जाएंगे। हाँ चलिए, एक बात सवाल कर ली, उसके बाद मैं एक धन्यवाद मैसेज आपको जो आया है मैं उसको आपको साथ शेयर करूंगा। जी
आखिरी सवाल मेरा यही है कि बिहार की राजनीति में जिस ढंग से ये पूरा खेल चल रहा है, तेजस्वी यादव का एक बयान मुझे याद आया। तेजस्वी यादव ने जब ईडी की गतिविधियां चल रही थी, वो 2022 में नए नए डिप्टी सीएम बने थे, उन्होंने कहा था कि हमारे ही आवास में एक कोना में दफ्तर खोल ले ईडी अपना, बेहतर रहेगा, बार बार आना पड़ता है, जाना पड़ता है। अब इस तरह के बयान को आज के परिप्रेक्ष्य में देखें, बेचारे नड्डा साहब को बार बार आना पड़ रहा है कि क्या पता नीतीश जी का कहीं मन डोल जाएगा तो तन भी डोल जाएगा, इस गठबंधन से उस गठबंधन चले जाएंगे। तो बार बार जो आ रहे हैं, उससे तो बेहतर होता कि भाजपा वाले रिक्वेस्ट कर लेते कि नड्डा जी को एक बंगला दे दिया जाए, यहीं रहे। वैसे भी दिल्ली में उनको ज्यादा काम नहीं है। देखिए एक बात मैं बताऊंगा आपको, बहुत सरकारी बंगला है पटना में। देखिए जब बच्चा जब किसी चीज के लिए रूठ जाता है पहले मनाया जाता है। मैं आपके सवाल पे आ रहा हूँ, उनको मनाया जाता है, उनको तरह तरह का प्रलोभन दिया जाता है कि ये दिला दूंगा, वो दिला दूंगा, वहां ले जाऊंगा, यहाँ ले जाऊंगा। जब नहीं बच्चा मानता है तब फिर डंडा का जोर दिखाया जाता है। तो जो जेपी नड्डा आ रहे हैं, कुछ होगा, कन्फ्लिक्ट होगा तो प्यार करने आ रहे होंगे, समझाने आ रहे होंगे, दुलारने आ रहे होंगे। तो ईडी सीबीआई का प्रयोग तब होता है जैसे गार्जियन दुलार से यदि कोई नहीं मानता तो फिर डंडा का उपयोग होता है, तो डंडा का उपयोग बाद में करेंगे। लेकिन ये बीजेपी भी समझ रही है कि यदि नीतीश कुमार गठबंधन से बाहर चले जाएंगे तो जो स्थिति है इनकी बीजेपी की आगामी विधानसभा चुनाव में, चाहे लोजपा हो या तमाम छोटे छोटे दलों को ले आएंगे, तो फिर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, समझ रहे हैं। और एक बात मैं बता दूं, नरेंद्र मोदी जो हैं फ्यूचर को रीड करने वाले नेताओं में से एक हैं, और उनको लोकसभा चुनाव से पहले ये लग गया था कि यदि नीतीश कुमार बिहार में एनडीए के साथ नहीं आते हैं तो आज जो परिस्थिति बनी लोकसभा में बीजेपी का, यदि नीतीश कुमार को माइनस करके सोचिए तब क्या स्थिति होती। यदि नीतीश कुमार एनडीए के साथ नहीं होते, बिहार में नुकसान पहुंचाते ही, पूर्वांचल में नुकसान पहुंचाते, झारखंड में नुकसान पहुंचाते, इंडिया गठबंधन की सरकार और यदि वो 16 सीट उधर ऐड कर दीजिए तो चंद्रबाबू नायडू भी या छोटे मोटे दल उधर ही फिर भाग जाते। चंद्रबाबू नायडू को पैसा चाहिए, पैसा कोई भी सरकार होता उनको राज्य के डेवलपमेंट के लिए पैसा देता जी। तो नीतीश कुमार, देखिए इसीलिए मैं इससे पहले टेक में मैंने आपको कहा, नीतीश कुमार के साथ ऐसा कोई व्यवहार बीजेपी ऐसा नहीं करेगा जिससे नीतीश कुमार नाराज होकर गठबंधन से बाहर चले जाएं या रूठ जाएं। अब बिहार के कुछ नेता हैं, छोटे मोटे नेता, अपना बीच बीच में कुछ इधर उधर करते रहते हैं। तो नीतीश कुमार राज्य में ही नहीं केंद्र में भी जरूरी है। अब यदि आपका सवाल खत्म हो गया हो तो एक धन्यवाद मैसेज आपके लिए आया है, तो सजा कर दूं। कल हम लोगों ने बिहार राज्य पथ परिवहन निगम के कर्मचारियों का मुद्दा उठाया था। करीब 200 से अधिक कर्मचारियों का मैसेज आया है, और अभिषेक जी विशेषकर आपको उन्होंने धन्यवाद कहा है कि हम लोगों जैसे कमजोर लोगों का आवाज अभिषेक कुमार जी ने अपने प्लेटफॉर्म पे उठाया। और बिल्कुल बात सही है, ये बिहार राज्य पथ परिवहन निगम का जो यूनियन है वो डॉक्टरों का यूनियन नहीं है जो एक बार हड़ताल पे चले जाए 24 घंटे के लिए और सरकार को पसीने आ जाए। बेचारे गरीब लोग हैं, छोटे लोग हैं, जिनकी मांगों को सरकार सुन नहीं रही है। मैंने कल ठीक ही कहा था कि संजय अग्रवाल जी को या तमाम ब्यूरोक्रेट्स, मंत्रियों को और नेताओं को यह लगता है कि बिहार का आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप जो 5th पे आयोग का जो लाभांश ले रहे हैं, 6th पे आयोग का जो लाभांश ले रहे हैं, वो छोड़ दीजिए राज्य के डेवलपमेंट के लिए। तो आप तो मजा मारेंगे, आप पहनेंगे रोलेक्स, आप पहनेंगे रोलेक्स, और बेचारा गरीब खाएगा रोटी भी नहीं। कृपया करके, और उनके तो आप ऑफिस बेच दिए, सुल्तान पैलेस ऑफिस बेच दिए भैया, जो ऑफिस का भी पैसा दे दीजिए इन लोगों को। ऋषि जी आपने बिल्कुल सही कहा। मैं अपनी तरफ मैं इस बात को लेकर मैं बहुत अपने दर्शकों के लिए कृतज्ञ हूँ, और खासकर बीएसआरटीसी के जो भी कर्मचारी जिनकी मांगे थी, जिनकी मांग हमने और ऋषि जी ने उठाया। दरअसल न्यूज लॉन्चर प्लेटफॉर्म ये अभिषेक कुमार और ऋषि मिश्रा का प्लेटफॉर्म नहीं है, ये हमारे दर्शकों का प्लेटफॉर्म है, और दर्शकों की तमाम
प्रशंसा, तमाम आलोचना को हम तहे दिल से स्वीकार करते हैं, ये उनका अधिकार है। और जो बात आपने भी धन्यवाद के रूप में पहुंचाई, दरअसल इसके लिए धन्यवाद की कोई जरूरत नहीं थी, ये हमारा कर्तव्य है, लेकिन ठीक है, उनके धन्यवाद को हम स्वीकार करते हैं और आगे भी जनहित के मुद्दों पर हम लगातार जुटे रहेंगे। मैं वो पत्रकार हूं ऋषि जी, आपको तो साक्षी रहे इस बात के कि ओल्ड पेंशन स्कीम के मुद्दे को जितना मैंने उठाया शायद आज तक किसी ने नहीं उठाया इंडिया में, सरकारी कर्मचारियों के ओल्ड पेंशन स्कीम के मुद्दे को। और तमाम सेक्शन, चाहे वो नौजवान का हो, चाहे वो किसान का हो, चाहे वो मुसलमान का हो, चाहे महिलाओं का हो, चाहे दलित का हो, चाहे आदिवासी का हो, चाहे पिछड़ा का हो, चाहे अति पिछड़ा का हो, चाहे सवर्ण का हो, जिसका भी हो, किसी भी सेक्शन का मुद्दा हो, सबके मुद्दे को द न्यूज लॉन्चर बराबर की अहमियत देता है और बराबरी से उसको उठाता रहता है बिना किसी लाग लपेट के। आप जब भी चाहें हमारे चैनल के किसी भी, चाहे ऋषि मिश्रा हो, आशीष चित्रांशी हो, अभिषेक कुमार हो, अशोक वानखेड़े हो, किसी भी माध्यम से, सोशल मीडिया माध्यम से हमें अपने बारे में सूचना आप दे सकते हैं कि किस तरह की समस्या है। हम लगातार किसी भी सरकार से, ना तो मैं आज भी स्पष्ट कर दूं ऋषि जी, मैं आज स्पष्ट कर देता हूं, इस देश में बहुत सारे गोदी मीडिया प्लेटफॉर्म डिजिटल वाले भी बन गए हैं, लेकिन न्यूज लॉन्चर को कोई खरीद नहीं सकता। दुनिया में कोई ऐसी टकसाल नहीं बनी है जहां पर न्यूज लॉन्चर को, अभिषेक कुमार को, ऋषि मिश्रा को, अशोक वानखेड़े को, आशीष चित्रांशी को खरीदने वाला कोई सिक्का या कोई नोट जहां पर बनाया जाता हो। ऐसी कोई टकसाल, ऐसा कोई करेंसी नोट छापने वाली प्रिंटिंग प्रेस नहीं बनी है। बेधड़क होकर हमारे दर्शक अपनी समस्या को हम तक ला सकते हैं। और जिस मुद्दे पर आज हमने चर्चा की ऋषि जी, चौधरियों की चौधराहट में किसी एक की चौधराहट तो कम होनी तय है। बिल्कुल आपने सही कहा। देखिए, आपने 5 अक्टूबर की डेडलाइन दी, 5 अक्टूबर का हम इंतजार करते हैं। कार्यकारिणी बैठक जब भी जदयू की होती है, पल्स कहीं और बढ़ना शुरू हो जाता है। अब देखिए, पल्स नापने वाली मशीन, कौन सी मशीन की जरूरत पड़ेगी? नड्डा साहब आ रहे हैं, और क्या पता नड्डा साहब अभी तो दूसरी बार आ रहे हैं 10-15 दिन में, हो सकता है कि 5 के पहले भी कहीं एक बार आ जाए, 2 बार आ जाए। वैसे भी वो आधे पटना वाले ही माने जाते हैं, पटना में पढ़ाई लिखाई जन्म सब कुछ है उनका। तो अब देखिए, सियासत तो पटना वाले ही कर रहे हैं बिहार में भी पटना वाले, चाहे नीतीश कुमार हो, चाहे जेपी नड्डा हो, चाहे अशोक चौधरी हो, सियासत मगध में हो रही है, पाटलिपुत्र की सरजमीन पर हो रही है। और उस सियासत में ये मत भूलिए कि मोहरों से खेलने में उस्ताद बिहार के मुख्यमंत्री, अब इस बार उनका मोहरा पिट जाता है या हमेशा की तरह उनका मोहरा कामयाब हो जाता है, ये देखना बाकी है। आज की इस बेहद सार्थक चर्चा में जुड़ने के लिए ऋषि जी आपने समय निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार।